नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा तेज हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारियों को बढ़ाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह और 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंच गए हैं। इस दौरान शाह आदिवासी और शरणार्थी परिवारों के साथ दोपहर का भोजन किया, जिसके डिप्लोमेसी भोजन भी कहा जा रहा है। और उधर अमित शाह के बंगाल दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हो गई हैं और साथ ही ममता ने अमित शाह के लंच डिप्लोमेसी से पहले नया दांव चल दिया है। ममता बनर्जी ने नवन्ना में आदिवासी, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर दिया। और बता दें कि अमित शाह बंगाल के बांकुड़ा पहुंचे और आदिवासियों के गढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। इस दौरान ममता बनर्जी पर अमित शाह जमकर बरसे और कहा कि तृणमूल सरकार के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है और अगले चुनाव में बीजेपी के 2/3 बहुमत से चुनाव जीतने का शाह ने दम भरा है। साथ ही शाह ने कहा कि ममता सरकार की मृत्यु की अब घंटी बज चुकी है और उसका अंत समय आ गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या के मामले में भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर बंगाल बीजेपी पहले से ही ममता सरकार पर हमलावर है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में सवाल यही बरकरार है कि कैसे ममता सरकार बीजेपी के इस जलती चिंगारी को बुझाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि साल 2014 के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ता ही जा रहा है, जो ममता सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बज चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम आने वाले दिनों में यहां पर सोनार बांग्ला की रचना। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नरेश वत्स। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। शुक्रिया ऋचा जी। नरेश जी, जिस तरीके से अमित शाह अब 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं बंगाल में, क्या हम इसे 2021 में जो चुनाव होने वाली है, सिलेक्शन होने वाला है, क्या ये तैयारी अभी से हो रही है बीजेपी की? निश्चित रूप से ऋचा, ये मान लिया जाएगा कि अब पश्चिम बंगाल पर जो बीजेपी का जो मिशन है वो पश्चिम बंगाल है और इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी गई है। कल रात अमित शाह कोलकाता में रुके थे, लेकिन आज बांकुड़ा में वो हैं और वहां पर जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिस तरह का कार्यक्रम रखा गया है कि वो दलितों के साथ खाना खाएंगे। और जो मटवा समुदाय है, मटवा समुदाय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान से आया है और जो नागरिकता संशोधन विधेयक बिल है उसको बीजेपी वहां पर बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और इसी तरह से अपने वोट बैंक को वो बढ़ाना चाहती है। और 2 दिन तक अमित शाह वहां पर रहेंगे। लेकिन हमें ऋचा इस बात को भी समझना होगा कि अभी जो बीजेपी है बंगाल यूनिट, उसमें कहीं न कहीं नेतृत्व को देकर एक लड़ाई अभी चल रही है। राहुल सिन्हा जो कि महासचिव पश्चिम बंगाल यूनिट, उन्होंने इस्तीफा दिया है और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में आए हैं, तो उनमें कहीं न कहीं सामंजस्य करने की कोशिश हो रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाल ली है। जी,
क्योंकि यहाँ पर सवाल ही काफी ज्यादा खड़े होते हैं, जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने पैर पसारते हुए जा रही है पश्चिम बंगाल में, और 2014 से तो लगातार सीटें बीजेपी की बढ़ती ही जा रही है। 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें थी, लेकिन अब तकरीबन 20 सीटें हो चुकी हैं बीजेपी की। देखिए, निश्चित रूप में बिल्कुल सही कहा ऋचा जी कि जिस तरह से लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उससे निश्चित रूप से जो बीजेपी के हौसले बुलंद हुए हैं। और खासकर क्योंकि अमित शाह जो कि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह पे है। और जिस तरह से मुद्दों को दार दी जा रही है, चाहे वो दलितों के साथ खाना खाने की बात है या फिर मटुआ समुदाय के साथ है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से 2 जिलों का चयन किया गया है, खासकर बांकुरा, वहां पर जनजाति जो है वो आबादी है। और हमें ये भी देखना होगा कि वो जो नक्सलाइट एरिया जो है वहां पर वो मूवमेंट रहा है। तो यानी बीजेपी एक रणनीति के तहत जो है वो काम कर रही है। और जिस तरह के अमित शाह ने, जैसा कि आपने भी उस अमित शाह की साउंड बाइट को सुनाया है, जिसमें वो सीधे सीधे चुनौती ममता बनर्जी को दे रहे हैं, यानी जो तीसरा कार्यकाल है ममता बनर्जी का लिए, वो भी एक बड़ी चुनौती की बात है। जी बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता हैं मौसमी विश्वास। मैम, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है मैम? मौसमी जी, आप भी सुन पा रही हैं? चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता भी हैं कृपाराम शर्मा। कृपाराम जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी कृपाराम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2021 में चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, और इसको लेकर बीजेपी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसा मुद्दा जिस पर बोलने का मौका दिया है। जी देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि पहले चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां अपना एक विजन लेके आती थी कि भाई हम यहाँ इतने लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगा, हेल्थ की ये सुविधा दी जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जब से देश में शासन में आई है, ये केवल धार्मिक उन्माद और जातीय उन्माद, लोगों के बीच में खाई खोदने का काम करते हैं। और रोजगार जो देश में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपने देखा कि जो कोविड में लॉकडाउन हुआ और उसके बाद के जो हालात हैं, पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ से पूरे देश में मजदूर जाता है, और उस मजदूर को जब सड़कें बंद थी, जब रेल यातायात बंद था, बसेस बंद थी, हवाई जहाज से तो खैर लेबर क्लास का मतलब ही क्या, तो तब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इनके बीच में नहीं आया। आज एनआरसी के नाम पर, नागरिकता के नाम पर ऐसे मुद्दों को उछालकर देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कुत्सित और छद्म राजनीतिक, और ये कहिए कि सही मायने, यानी आप कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी है वो एनआरसी और सीए को लेकर ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ जुड़ी हुई है मौसमी विश्वास है। मौसमी जी, लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है बीजेपी को लेकर, लेकिन आपको जिस तरीके से दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना कदम जमाने जा रही है। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या होगा? क्या बीजेपी आगे जीत पाएगी? क्योंकि खुद अमित शाह ने 2/3 बहुमत से जीतने का दावा कर दिया है। हेलो, आपको मेरी बात मिल रही है मौसमी जी? जी मौसमी, जिस तरीके से, जी हाँ, सुनाई नहीं दिया पूरा। जी मौसमी जी, जिस तरीके से प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, बताइए, बोलिए मौसमी जी। हाँ। जी बोलिए। हेलो, चलिए मौसमी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। शायद आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी नेता हैं सोहराब अली हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। शुक्रिया जी सोहराब जी, जिस तरीके से टीएमसी भी लगातार आरोप लगाती आ रही है बीजेपी के ऊपर कि एनआरसी और सीए को लेकर भी जो बीजेपी है वो अपना कदम जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है उन्होंने खुद कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार की जो लड़ाई है, जो तकरार बनी हुई है, इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल में शांति है जी,
ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बहुत अच्छा चल रहा है सरकार। इसमें कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन उस कोशिश में कामयाब नहीं जी। होगी। चलिए, हमारे साथ जुड़ी गई हैं फिर से मौसमी विश्वास। मौसमी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे मौसमी जी आपसे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेश जी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राज्यपाल ने खुद कहा था कि जो केंद्र और राज्य सरकार की जो तकरार बनी हुई, इसकी वजह से जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता को। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है। वो एक बार नहीं कई बार उस तरह के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। तो ऐसे में ये माना जाए कि जो बीजेपी है वो अपने आप को एक नए सिरे से कोशिश कर रही है कि कैसे पश्चिम बंगाल को जीता जाए। और राज्यपाल को लेकर कई बार सवाल जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने दिए हैं, और कई बार तो ऐसी संवैधानिक संकट भी जो है वो पश्चिम बंगाल में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी की जो अभी रणनीति है कि किसी तरह से वहां पर जो एक तरह से ध्रुवीकरण किया जाए उन खास जिलों में जहां पर कि लगातार नक्सलवाद का वहां पर जहां जोर रहा है उनको बनाया जाए, और खासकर जो जनजातीय जो जातियां हैं उनको लुभाया जाए। जिस तरह से मटवा की जो बात हो रही है वो शुरू से ही मुखर रहे हैं, वो पहले से ही कोशिश कर रहे हैं, और जो वहां के बीजेपी के सांसद हैं वो भी उसी समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में ये समझा जा रहा है कि बीजेपी एक रणनीति के तहत काम कर रही है, वो किसी भी कीमत पर जो अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना चाहती है। बिल्कुल 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 सर, क्योंकि एक रणनीति तौर पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। सोहराब अली जी, जिस तरीके से देखा गया है कि राज्यपाल ने भी आरोप लगाया और यहाँ तक कि अमित शाह ने खुद कहा है कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं होती हैं खुद ममता सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। है उसको ममता बनर्जी लागू कर रही हैं, और जो सुटेबल नहीं है, जिससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा उसको लागू नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए हैं। हम लोग के यहाँ पे कन्याश्री चलता है, इससे पूरे जनता यहाँ पे खुश है। यहाँ पे बच्चों को पैसा मिलता है। 18 साल उम्र हो जाता तो उसको उसके अकाउंट में 25,000 रुपये चला जाता है। इसलिए यहाँ की जनता को केंद्र लेकिन सरकार सर ये बात तो खुद राज्यपाल ने कही है। राज्यपाल तो केडर हैं बीजेपी के, वो तो केडर हैं, वो तो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। राज्य सरकार में यहाँ पे बैठ के उनका और कोई काम नहीं है जी। यहाँ पे जितना डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो काम हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे दंगा हो, फसाद हो, वही चाहते हैं। राज्यपाल का और कोई काम है नहीं जी। अच्छा, ये बताइए, पिछले कुछ महीनों से जो बीजेपी कार्यकर्ता उनकी हत्या की गई थी उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए प्रशासन देख रही है उसको, उसका इंक्वायरी चल रहा है, उसको देखा जाएगा कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है जी। यानी कि जिस तरीके से 2014 में बीजेपी की लोकसभा सीट सिर्फ 2 थी, लेकिन सर अब सीट 20 हो गई है, तकरीबन 20 सीट आगे बढ़ चुकी है बीजेपी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अमित शाह रैली कर रहे हैं और दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर नहीं लगता आपको कि अब ममता सरकार गिरने वाली है? बिल्कुल नहीं। 2021 में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतेंगी जी। 2200 से ज्यादा सीट आएगा तृणमूल कांग्रेस को जी। किसी भी कीमत पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में नहीं आई। अरे अभी तो इनका हालत खराब बिहार में है। बिहार में इनके पास में लोग नहीं जुट रहे, प्रधानमंत्री का भाषण सुने लोग नहीं आ रहे हैं। ये तो हाल हो गया है। तेजस्वी यादव का रैली में जाइए, देखिए कितना भीड़ हो रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, और ये सरकार अब नहीं चलने वाली है बीजेपी की सरकार। इसको लोग बदलेंगे। ये जुमलाबाज सरकार है, सिर्फ जुमला देकर लोगों को बहलाना चाहती है। देश को चाहिए डेवलपमेंट, देश को चाहिए रोजगार,
किसान को चाहिए अपना मूल, ये सब काम करना पड़ेगा। जी और चलिए, वो तो वक्त ही बताएगा सर किसकी सरकार बनती है। अगली साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दंगे फसाद तो आपकी सरकार में ही हुए हैं ना सर? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अरे कार्यकर्ता हत्या हुआ है, ठीक है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन तो देख रही है कि क्यों हुआ हत्या, कैसे हुआ, उसके लिए प्रशासन है जी। सरकार क्यों जिम्मेदार तो होगी? जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना सर? क्यों सरकार जिम्मेदार होगी? उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन इसको देखेगी, दूध का दूध पानी का पानी कर दी हो जाएगा। जी चलिए, इसका जवाब देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए नरेश जी। नरेश जी, जिस तरीके से टीएमसी के नेता ने कहा है कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी की भी हत्या हो जाए जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी होगी प्रशासन की होगी। अगर प्रशासन वहां पर है तो जाहिर है कि वो सरकार का ही प्रशासन है। देखिए, निश्चित रूप से आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन अगर आप पीछे इतिहास में झांक कर देखें तो पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय वामपंथी वहां पर शासन में थे तो इस तरह के आरोप खुद तृणमूल कांग्रेस, जब वो कांग्रेस का हिस्सा थी, तब लगाया जाता था कि राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये जो राजनीतिक हत्याएं हैं ये क्यों नहीं रुक रही हैं, और शायद बीजेपी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है और लोगों के बीच जा रही है। और अमित शाह ने जिस तल्खी के साथ ममता बनर्जी से सवाल पूछे हैं तो ये कहीं ना कहीं लोगों पर असर डालता है, और हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि ये मुद्दा बना था और उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब देखना यह है कि जो तीसरा कार्यकाल है जिसके लिए ममता बनर्जी एक बार फिर जोर लगा रही हैं, बीजेपी उनको कितना टक्कर दे पाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता भी हैं कृपाराम शर्मा। कृपाराम जी, जिस तरीके से हमने खुद देखा है कि आपने लोगों ने भी एनआरसी का विरोध किया था, सीए का विरोध किया था, और पश्चिम बंगाल में भी यही नजारा, ऐसा कुछ नजारा देखने को भी मिला था। क्या लगता है आपको कि एनआरसी और सीए की बात को लेकर अब बीजेपी सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में? सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कृपाराम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी चलिए, उनकी आवाज, हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोहराब अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सोहराब जी, जिस तरीके से जब बयान आया था बीजेपी ने कहा था कि अब एनआरसी और सीए क्यों लागू किया है, इसको लेकर पश्चिम बंगाल को समझाना होगा। क्या कहेंगे आपके इस बार इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की भी हत्या हुई है, कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या की गई है, इन सारे मुद्दों को लेकर अब बीजेपी मैदान में उतर चुकी है? देखिए, एक तो बात साफ सुथरा है कि पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में बिल लाकर पास कर दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में एनआरसी वगैरह लागू नहीं किया जाएगा। ये साफ सुथरा लफ्जों में हो गया जी। पश्चिम बंगाल सर, दिक्कत क्या है एनआरसी से? दिक्कत के बात है, जब हम सरकार बिल पास कर दिया है तो लागू नहीं होगा। दिक्कत है तभी तो सरकार बिल पास किया है, और देश के 5-5, 6-6 राज्य पास कर दिया है ऑलरेडी इसको कि लागू नहीं करेंगे हम लोग। जी। जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वो लोग लागू करें। लेकिन सर, अगर जो योजना बनाई जाती है, आप तो केंद्र सरकार की योजना लागू नहीं करते पश्चिम बंगाल में। तो ये योजना देश के हित में नहीं है। क्यों नहीं है? ये बात आपको पता होगी ना, क्यों नहीं है सर? नहीं है। क्यों नहीं लगता आपको? नहीं, ये लागू नहीं होगा, ये योजना सही नहीं है। ये मुसलमानों सर, वही तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्यों नहीं है? मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर करने का योजना बना रहे हैं। आज आसाम में क्या हुआ जी? आसाम में कितने लोग परेशान हैं ये एनआरसी को लेकर। वहाँ तो फेल हो गए बीजेपी, वहाँ तो फेल हो गई। जी चलिए, वो तो वक्त ही बताया, क्योंकि अगर सरकार बन भी जाती है बीजेपी तो जाहिर है कि एनआरसी और सीए लागू हो ही जाएगा। मसला जुड़े हुए लगातार वरिष्ठ पत्रकार भी। नरेश जी, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का एक धड़ा है, बीजेपी ने ये कहा है कि अगर हम आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे तो शायद ये लोग नहीं मानेंगे।
क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से अगर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाती है तो कितना हितकारी हुआ, कितनी और इस तरीके से जो बयानबाजी भी लगातार सामने आई आक्रामक रुख को लेकर, क्या लगता है आपको कि बीजेपी ऐसी सरकार बना पाएगी? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है और आक्रामक राजनीति इसको कहा जाएगा कि पहले एक ऐसा मुद्दा, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार पहले कह चुकी है कि उसको लागू नहीं करेगी, तो उस पर रुख है। तो ऐसे में बीजेपी ने आज जिस तरह से मटवा समुदाय जो है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से आया है, जो नागरिक संशोधन कानून लागू करने की बात कर रहा है, बीजेपी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे समुदाय के लोगों के साथ संपर्क साध रही है, उनका समर्थन जुटा रही है। और आपने देखा भी कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की जो एक शैली रही है राजनीति करने की, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो या फिर वो बिहार रहा हो, वो जिस तरह की आक्रामक शैली का इस्तेमाल करते हैं, उसी में पश्चिम बंगाल में भी उसको दोहरा रहे हैं। और क्योंकि पश्चिम बंगाल एक संवेदनशील राज्य है, पहले से ही वहां पर राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं, तो यानी कि अगर आप आक्रामक नहीं होंगे तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सर, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, केंद्र सरकार जितनी भी योजना लेकर आती है वो लागू नहीं की जाती हैं। देखिए, इस पर जो बीजेपी का जिस तरह के बयान आज गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो शौचालय है, जो पैसा मोदी सरकार दे रही है, वो पश्चिम बंगाल के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये बड़ा मुद्दा है और शायद ये चुनाव का मुद्दा बनेगा कि जो केंद्र सरकार चाहती है, क्योंकि केंद्र सरकार के जो एक तरह से प्रतिनिधि भी हैं राज्यपाल, उनकी भी वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है, आपस में टकराव है और खासकर जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी हत्याएं हो रही है, इसको मुद्दों से उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा कि जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर जो बीजेपी का जो दूसरे संगठन हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, यानी के लिए बीजेपी ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया है। जी सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जब अब अमित शाह का दौरा चल रहा है पश्चिम बंगाल में और इसी को देखते हुए खुद ममता बनर्जी ने योजनाओं का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है आपको कि जो ममता बनर्जी सरकार है वो अब डरी हुई महसूस कर रही है? कम शब्दों में सर। देखिए, आपने निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक जो शैली है वो बीजेपी ने अपनाई है और ममता बनर्जी जो कि एक फायर ब्रांड लीडर रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस में भी विरोध किया और फिर अपने अपने बलबूते पर जो सरकार बनाई है, तो ऐसे में ये जो राजनीतिक है ये दोनों टकराव की राजनीति के रूप में हो रही है। ममता बनर्जी भी उतनी ही मजबूती से अपनी नीतियों को यानी इस तकरार की वजह से लगातार जो पश्चिम बंगाल के जो जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और सोहराब अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मौसमी विश्वास आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ कृपा राम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बता दें आपको कि अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है पश्चिम बंगाल में और इसको लेकर अब 2021 में चुनाव होने वाली है और इसी को लेकर बीजेपी अब पूरी तैयारी करने में लगी हुई है और लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ जिस तरीके से जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करती है, इन सभी मुद्दों को लेकर अब बीजेपी मैदान में उतर चुकी है और जोर शोरों पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।